डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th, सो बच्चों इस प्रिपरेटरी असाइनमेंट में हम रिवीजन करेंगे पोइट्री चैप्टर 4 की वह जन्मभूमि मेरी। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हम इसकी व्याख्या पहले से ही पढ़ चुके हैं इस चैप्टर की, और जिन बच्चों ने इसकी व्याख्या नहीं सुनी है वो YouTube पर जाकर इससे रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं जिनको ये कविता समझ नहीं आ रही है। ठीक है, तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलिए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की रिवीजन करना। तो पहली पंक्तियां हैं, वह जन्मभूमि मेरी, ऊंचा खड़ा हिमालय। ठीक है, नीचे चरण तले पर नित सिंधु झूमता है, गंगा यमुना त्रिवेणी नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग शहर रही है। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि उपयुक्त पंक्तियां किस कविता से ली गई हैं, उसके रचयिता कौन है, कवि ने भारत की उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं की किस किस विशेषता का वर्णन किया है। तो बच्चों आपको कविता का नाम अच्छे से और कवि का नाम भी अच्छे से याद होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में आ सकता है, ज़रूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वहीं पेपर में आएंगे। किसी भी क्वेश्चन में मैं कविता का नाम और कवि का नाम पूछ सकती हूँ। ठीक है, तो प्रश्न है कि कवि और कविता का नाम और कवि ने भारत की उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं की किस किस विशेषता का वर्णन किया है। तो आंसर है कि उपयुक्त पंक्तियां सोहनलाल द्विवेदी द्वारा रचित वह जन्मभूमि मेरी कविता से ली गई हैं। कवि ने भारत की भौगोलिक विशेषताएं बताते हुए कहा है कि उत्तर में स्थित हिमालय मानो आसमान को छू रहा हो और दक्षिण में स्थित हिंद महासागर मानो भारत के पैरों को नमन करके झूम रहा हो। ठीक है, तो उत्तर में हमारे हिमालय है और हमारे दक्षिण में सिंध महासागर है। अगला प्रश्न है कि कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग किस लिए किया है, त्रिवेणी कहाँ है तथा वहाँ कौन कौन सी नदियाँ आकर मिलती हैं। तो कवि ने त्रिवेणी शब्द का प्रयोग 3 नदियों के संगम वाले स्थान के लिए किया है। त्रिवेणी उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नामक स्थान पर स्थित है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों नदियाँ आकर मिलती हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने भारत को पुण्य भूमि और स्वर्ण भूमि के विशेषणों से क्यों संबोधित किया है। तो भारत में उत्तर है कि भारत में गंगा, जमुना जैसी पवित्र नदियाँ बहती रहती हैं। इनकी सुंदरता को देखकर ही कवि ने पुण्य भूमि कहा है। ठीक है, पवित्र नदियाँ बहती हैं इसीलिए हमारी भूमि पुण्य है। और भारत भूमि की मिट्टी अत्यंत उर्वरक है, जहाँ खूब फसलों के रूप में सोना होता है। तो इसीलिए कवि ने इसे स्वर्ण भूमि भी कहकर संबोधित किया है। ठीक है, भारत देश को इसीलिए सोने की चिड़िया कहा जाता था क्योंकि यहाँ पर बहुत ही पदार्थ मिलते हैं, बहुत ही फसलें उगती हैं, है ना, हर प्रकार की फसल उगाई जा सकती है। अगला प्रश्न है, कवि हिमालय और सिंधु के संबंध में क्या कल्पना करता है। तो कवि कहते हैं कि उत्तर में स्थित हिमालय मानो आसमान को छू रहा हो और दक्षिण में सिंधु अर्थात हिंद महासागर मानो भारत माता के पांव छूकर उसको नमन कर रहा हो। तो वही फर्स्ट आंसर जैसा हमने पढ़ा सेम वैसा ही होगा। अगले पैरे से संबंधित प्रश्नोत्तर हैं, उपयुक्त पंक्तियों के आधार पर भारत भूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। तो भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करता हुआ कवि कहता है कि भारतवर्ष की पहाड़ियों से अनेक झरने निकलते हैं। यहाँ की झाड़ियों में चिड़ियों की चहचहाहट सुनाई पड़ती है। जगह जगह आम के बाग हैं जिनमें वसंत ऋतु में कोयल की कूक सुनाई पड़ती है और मलयाचल पर्वत से आती हुई हवा शीतल मंद तथा सुगंधित होती है जो सभी को प्रसन्नता से भर देती है। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन आंसर पढ़ने के साथ साथ आप अपने पास बुक भी रखें और जैसा कि पैरा वाइज हम क्वेश्चन आंसर कर रहे हैं तो आप उन पैरास को भी पढ़िए क्योंकि आंसर्स में ही उन पैरास की आपको व्याख्या भी मिल जाएगी। ठीक है, तो साथ में अपने बुक भी रखिए और कविता को साथ साथ भी पढ़िए। तो अगला प्रश्न है कि भारत भूमि की पहाड़ियों, अमराइयों और पवन की क्या क्या विशेषताएँ हैं। तो कवि कहते हैं कि दक्षिण पर्वत से होकर आने वाली हवा जब आम के बाग से होकर निकलती है तो वह शीतल, मंद और सुगंधित हो जाती है और सभी को प्रसन्नता से भर देती है। और वहीं दूसरी ओर जो पर्वत की चोटियों से विभिन्न प्रकार के झरने और नदियाँ बहती हैं, ठीक है, चिड़ियों की चहचहाहट तथा आम की अमराई का सौंदर्य भी देखने को मिलता है। तो भारतवर्ष में आपको प्राकृतिक सुंदरता भरपूर मात्रा में मिलती है। अगला है, कवि ने भारत भूमि को
धर्मभूमि और कर्मभूमि कहकर क्यों संबोधित किया है? तो कवि कहते हैं कि भारत भूमि में धर्म का बोलबाला है। अब ध्यान से सुनिए, धर्मभूमि और कर्मभूमि क्यों कहा है? तो धर्म का बोलबाला है हमारे देश में, अर्थात यहाँ के निवासी धर्म में आस्था रखते हैं, इसीलिए इस भूमि को कवि ने धर्मभूमि कहा है। और धरती कर्मभूमि भी है क्योंकि यह कर्म की प्रेरणा देती है। यह हमारी जन्मभूमि और मातृभूमि भी है। अगला है, उपयुक्त पंक्तियों का प्रतिपाद्य लिखिए या विशेषता लिखिए। ठीक है, प्रतिपाद्य या विशेषता सेम है इसका। उपयुक्त पंक्तियाँ भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करती है, या फिर प्रतिपाद्य या विशेषता की जगह संदेश भी लिखा आ सकता है। ठीक है, या फिर व्याख्या कीजिए, ये भी लिखा आ सकता है। तो उपयुक्त पंक्तियाँ भारत भूमि की प्राकृतिक विशेषताओं की ओर संकेत करती हैं, जहाँ पहाड़ियों से झरने बहते हैं, चिड़ियों की चहचहाहट और बसंत ऋतु में कोयल की कूक और अमराई की सुगंधित मनमोहक हवा सबको प्रसन्न कर देती है। यही हमारी कर्म भूमि और धर्म भूमि है। यही भूमि हमें कर्म करने की प्रेरणा देती है और इसी भूमि पर धर्म में आस्था रखने वालों का निवास है। सो स्टूडेंट्स, हम जो भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़ रहे हैं वो इन्हीं पैराज पर आधारित है। तो अगर आपको कविता की व्याख्या अच्छे से करनी आ रही है, कविता अच्छे से समझ में आ रही है, तो आपको क्वेश्चन आंसर्स भी खुद ही समझ में आ जाएंगे। आप खुद भी आंसर्स को लिख सकते हो। तो अगला प्रश्न है कि गीता का उपदेश किसने, किससे, कब और कहाँ दिया था? इस उपदेश का क्या प्रभाव पड़ा? ये हमारी अगले कविता के अगले पैरे का से संबंधित प्रश्न उत्तर है। सो इसका उत्तर है कि भारत भूमि पर श्री कृष्ण ने, किसने दिया? श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में। कब, कहाँ? कुरुक्षेत्र के मैदान में महाभारत युद्ध के समय अर्जुन को दिया। किससे? अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उसे युद्ध के लिए प्रेरित किया था। यह उपदेश पाकर अर्जुन युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ था। क्या प्रभाव पड़ा था? वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया था। आगे है, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। पंक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए बताइए कि किसने जन्म लेकर भारत का सुयश किस प्रकार बढ़ाया है? तो कवि के अनुसार भारत भूमि पर गौतम बुद्ध ने, किसने सुयश बढ़ाया? गौतम बुद्ध ने जन्म लेकर समस्त संसार को अहिंसा का संदेश देकर दया का मार्ग दिखाया और ज्ञान का दिया दिखाकर सभी को सही मार्ग दर्शाया। अगला प्रश्न है, कवि ने भारत भूमि को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहकर क्यों संबोधित किया है? तो कवि ने भारत को युद्ध भूमि और बुद्ध भूमि कहकर संबोधित किया है। कवि कहते हैं कि यह वही भूमि है जहां महान योद्धाओं द्वारा अनेक युद्ध लड़े गए एवं ये वह धरती है जहां महात्मा बुद्ध जैसे महान बुद्धिजीवियों ने भी जन्म लिया। हमारा अंतिम प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों द्वारा कवि ने क्या संदेश दिया है? तो इस पैराग्राफ में जो पंक्तियाँ, उसमें कवि क्या कहना चाह रहा है? तो कवि कहते हैं कि निम्नलिखित पंक्तियों द्वारा कवि ये संदेश देना चाहते हैं कि हमारी भूमि पर अनेक महान विद्वानों ने जन्म लिया, जिन्होंने जीव मात्र पर दया और अहिंसा का पावन संदेश दिया। ठीक है, जैसे गौतम बुद्ध, और जग को सही मार्ग पर चलने का सही मार्ग प्रदर्शित किया। तो बच्चों, ये थी हमारी कविता वह जन्मभूमि मेरी। बहुत ही इजी है, इसको कविता को एक बार अच्छे से पढ़ लो। ठीक है, इसकी व्याख्या करनी आप सीख जाओगे तो आप इसके प्रश्न उत्तर, आपको कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा, आप खुद ही उसके आंसर्स दे सकते हो। सो बी केयरफुल। पोइट्री सेक्शन के जितने भी हमारे 2 चैप्टर्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना और आंसर्स बहुत ही अच्छे तरीके से आपने लिखने हैं। सो ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।